तो दोस्तों आज हम यूनिट 3 स्टार्ट करते हैं। ये है रिसर्च मेथड्स के बारे में। तो कोई भी रिसर्च मेथड पढ़ने से पहले ना मैं आपको थोड़ा सा कुछ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हम लोग रिसर्च करते कैसे हैं। तो देखिए, जैसे आप एक एग्जांपल लें, आज हम प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस के एनाटॉमी से करेंगे। तो ये जो आप सबसे पहले क्या करोगे, जैसे लेटा से मुझे स्टडी करनी है कि जो वुमेन एम्पावरमेंट है उसका पॉलिटिकल प्रोसेस पे क्या सोल्यूशन, क्या रिजल्ट, क्या कॉन्सीक्वेंस होता है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं सबसे पहले बहुत सारे देशों से कुछ कुछ डाटा कलेक्ट करूँगा। मुझे इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट या यूएनडीपी का भी कुछ डाटा मिल सकता है। तो ये डाटा इकट्ठा करने के बाद मैं एक रिसर्च क्वेश्चन बनाऊंगा। जैसे लेटा से मैंने रिसर्च क्वेश्चन बनाया कि अगर वुमेन को पार्लियामेंट में सीट्स दी जाए तो उसका पॉलिटिकल प्रोसेस पे क्या सोल्यूशन होता है, ठीक है, क्या मतलब उसका कॉन्सिक्वेंस होता है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद इसको मैं सप्लीमेंट करूँगा। मैं जाऊँगा और उन देशों के जो लीडर्स होंगे उनसे पूछूंगा कि आप कैसे देखते हैं, क्या चेंजेस आपने, क्या चैलेंजेस आपने फेस किए। तो इसमें मुझे वहाँ पे जाके उनको एक क्वेश्चनेयर करना पड़ेगा और मैं एक इंटरव्यू करूँगा, उनकी पर्सनल इंटरव्यू। वो भी, उसमें भी मैं क्या एक सेट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस रख सकता हूँ और या फिर मैं एक डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन रख सकता हूँ। उसके बाद जब मेरे पास ये सारा डेटा आ जाएगा तो मैं क्या करूँगा, मैं एक फ्रेमवर्क, मैं कुछ वेरिएबल्स चुनूंगा। जैसे कि वुमेन थी, पॉलिटिकल प्रोसेस है, पार्लियामेंट है, लेजिस्लेशन है, तो मैं बहुत सारे वेरिएबल्स चुन लूँगा। उसके बाद मैं एक इन वेरिएबल्स में से कुछ इंपॉर्टेंट वेरिएबल चूज करूंगा। लेट अस से कि मेरे पास 15 वेरिएबल थे, तो 15 में से मैंने 5 चुन लिए। तो उन 5 के हिसाब से मैं क्या करूंगा, उसमें से एक वेरिएबल, जैसे वुमेन की परसेंटेज इन लेजिस्लेचर, वो चेंज करके देखूंगा कि जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा या फिर बाकी वेरिएबल्स पे क्या प्रोसेस पड़ेगा। तो जो मैंने प्रोसेस फ्रेमवर्क, जो ये मैंने पूरा सेट बनाया जिसमें 15 वेरिएबल्स थे, इसमें था कि प्रोसेस फ्रेमवर्क बना लिया पहले। उसमें से जब मैं 5 वेरिएबल चुन रहा हूँ ना, तो वो हो गया मेरा डिज़ाइन प्रोटोटाइप। उसके बाद भी आप देखें कि अगर मुझे कोई दो तरीके के वेरिएबल मिलते हैं, एक होता है डिपेंडेंट, एक होता है इंडिपेंडेंट। एक होता है कि मेरे कंट्रोल में वो वेरिएबल है, एक है मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो उनके अकॉर्डिंगली ना मैं उसमें से भी छांटी करके कुछ दो वेरिएबल लेटर से चुन लेता हूँ। और ये जो मेरा बन जाएगा, ये मेरा इम्प्लीमेंट प्रोटोटाइप बन जाएगा। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद मैं इस प्रोटोटाइप के हिसाब से इवेल्युएट करूँगा। एक तो कि क्या, जैसे वुमेन की परसेंटेज बढ़ा दी तो मुझे जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसमें पॉजिटिव आउटकम्स मिले हैं, तो उनको जज करने का तरीका मैं यहाँ पे करूँगा। उसके लिए मैं केस स्टडी भी कर सकता हूँ या फिर कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट भी कर सकता हूँ। अदरवाइज मैं क्या करूँगा, मैं किसी कंट्री में जाके एक कंट्री का सिस्टम दूसरी कंट्री के सिस्टम से देख के फिर एनालाइज करके फिर बताऊँगा, ठीक है। तो जब ये सारी रिजल्ट, जो ये जब ये सारे प्रोसेसेस मेरे हो जाएंगे, ये वाले सारे प्रोसेसेस मेरे हो जाएंगे, तो मेरे पास एक रिजल्ट आउटकम आएगा। तो उस रिजल्ट आउटकम में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपनी थीसिस पब्लिकेशन कर सकता हूँ। जैसे एक हाइपोथेसिस बना सकता हूँ, फिर उस पर लोग थोड़ी सी काउंटर नैरेटिव चलेंगे। तो ये इस तरीके से मेरा रिसर्च प्रोसेस एंड होगा। तो इसकी एक आप कोई भी और एग्जांपल लेके चल लें तो आपको ये थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि बेसिकली इसमें होता क्या है। अब देखिए, रिसर्च, जब आपके मन में ये वर्ड आता है तो आपको क्या समझ में आता है कि ऑब्वियसली साइंस है और ये एक डिसिप्लिन है। उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे और कुछ डेटा होगा और आपको उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना होगा सोशियोलॉजिकल वर्क में। तो इसको फैसिलिटेट करने के लिए जो लॉज एंड रूल्स है ना, वो हमें रिसर्च देता है। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए उठाए ना, जो अर्लियर अटैम्प्ट थे ना, वो थे मल्टीवेरिएट एनालिसिस। इमाइल डरखाइम क्या करते थे, बहुत सारे वेरिएबल चुनते थे, ठीक है। उसमें क्या करते थे, जैसे लेटा से मैंने 4 वेरिएबल चुन लिए, उसमें से एक वेरिएबल चेंज करते थे और देखते थे बाकी 3 पे क्या इफेक्ट आ रहा है। फिर दूसरा वेरिएबल चेंज करेंगे और देखेंगे बाकी 3 पे क्या इफेक्ट आ रहा है। तो इस तरीके से उन्होंने ना, ये जो स्टैटिस्टिक्स में यूज़ होता है ये वेरिएबल है, जब आप जैसे पॉपुलेशन स्टडीज़ करते हो और इस तरीके की, तो ये वाला इमाइल डरखाइम ने वहाँ से लेके यहाँ पे यूज़ किया। तो ये नेचुरल साइंस का मेथड यहीं पे यूज़ हुआ है। अब
जब भी आप रिसर्च करेंगे तो मेजर इशू क्या है आपके पास, आपके सामने जो खड़ा हो जाता है, तो आपके सामने जो मेजर इशू खड़ा होता है वो ये है कि देखिए, आप एक लेबोरेटरी है, उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हो, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हो, आप दरवाजे लॉक कर सकते हो, आप टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हो, आप लोगों को परमिशन दे सकते हो अंदर आने की या नहीं, आप कितने कॉन्स्टिट्यूएंट्स किस हिस्से में, प्रोपोर्शन में, परसेंटेज में मैच मिक्स हो रहे हैं, आप वो भी कंट्रोल कर सकते हो। तो ये कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर होता है। बट क्या जो सोसाइटी है वो एक कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर होता है? नहीं। तो यही जो है वो सबसे बिगेस्ट जो है ना वो प्रॉब्लम है। और इतनी यूनिक होती है ना सोशल इंटरेक्शंस, जैसे हमने पहले देख चुके हैं। तो अब बेस्ड ऑन ये सोसाइटी, तो हम क्या करते हैं, हम ना एक मैं आपको तीन ब्रॉड कैटेगरीज बताता हूँ अपने रिसर्च मेथड्स की। एक तो क्वांटिटेटिव, आपको ना एग्जांपल दे दे के समझाऊंगा कि क्वांटिटेटिव में जैसे आ गया सर्वे। क्या आया? सर्वे। क्वालिटेटिव में क्या आया? क्वालिटेटिव में आपके पास आ जाएंगे जैसे पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू। और मैक्रो और माइक्रो मेथड आ जाएंगे। मैक्रो मेथड में क्या है, जैसे फंक्शनलिज्म, जिसमें जैसे सिस्टम, सोशल सिस्टम अप्रोच होती है। माइक्रो में आ जाएगा सोशल एक्शन अप्रोच। ठीक है। उसके बाद डाटा किस फॉर्म में है, जैसे लेट अस से कि डाटा, अगर तो मेरे पास ऐसा डाटा है जो कि ओरिजिनल है, कि मैंने खुद जनरेट किया है किसी सर्वे पे, तो वो हो गया कि हाँ प्राइमरी डेटा है। बट अगर किसी और ने, जैसे लेट अस से नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कुछ डाटा पहले से ही कलेक्ट करके रखा है मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो के बारे में, तो मैं उनका अगर डाटा उठाऊं तो वो क्या हो गया, वो सेकेंडरी डाटा हो गया। तो सबसे बड़ी दिक्कत जो सेकेंडरी डाटा से के साथ आती है वो ये है कि वो किसी और पर्पस के लिए कलेक्ट किया होता है। जैसे एमएमआर गवर्नमेंट ने बस एक वो ना स्टेट्स के बीच में कंपैरिजन करने के लिए, पर वो हमेशा मेरी रिसर्च को सूट नहीं करेगा। ठीक है। अब जो सर्वे है ये क्वांटिटेटिव मेथड है, ठीक है, क्वांटिटेटिव, मैं ऐसे लिखता हूँ। तो जो क्वांटिटेटिव मेथड है इसमें दिक्कत क्या है कि बहुत सारे रिस्पोंडेंट्स और इन्वेस्टिगेटर्स हैं। इसमें बहुत सारे रिस्पोंडेंट्स और इन्वेस्टिगेटर्स हैं, तो मतलब इनकी जो ह्यूमन इमोशंस, माइंड्स, मैनिफेस्टेशंस होंगी ना, वो थोड़ी इंटरफेयर करने लग जाएंगी। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में आपको बता चुका हूँ, जैसे पर्सनल इंटरव्यू या पीओ, ये ना क्वालिटेटिव मेथड्स होते हैं। क्वालिटेटिव और माइक्रो मेथड्स होते हैं। तो ये मैंने एक बनाया है कि ऊपर भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, पर थोड़ा याद करने के लिए आप देख लें कि CCRHVI है, तो इसको आप किसी भी तरीके से याद करें, मैंने तो इस तरीके से याद कर लिया था। तो स्टेज वन क्या होती है, स्टेज वन में आप टॉपिक चुनते हो, जैसे लेटर से कि आपको देखना है कि क्या मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, तो आप टॉपिक चुनोगे एक पर्टिकुलर। फिर आप वीडियो देखोगे और कुछ कुछ लिखोगे कि हाँ यार ये कैसा ठीक पढ़ा रहा है या नहीं। फिर उसको एनालाइज करोगे, फिर उसके बाद एक हाइपोथेसिस बनाओगे कि हाँ यार ये बंदा नहीं ठीक पढ़ा रहा है या पढ़ा रहा है। उसका टेस्ट करोगे, आप दूसरों से पूछोगे, फिर जब दूसरों से पूछोगे तो आपको कुछ आउटकम मिलेगा, फिर आप उसके हिसाब से अपने टॉपिक को मॉडिफाई करते जाओगे। तो ठीक है, तो ये तो आपको जनरल आ गया। अब हम देखते हैं कि किसी भी रिसर्च मेथोडोलॉजी है तो उसके जो बेसिक टाइप्स है वो कैसी है। तो आप ना इसको, जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप इसको एक कॉन्टिनोम में ले जाएं। ठीक है, कॉन्टिनोम में कैसे लेके जाओगे आप कि, एक मिनट आपको, हाँ, इस एंड पे क्या आ जाएगा आपके पास, स्टार्ट ऑफ द रिसर्च, इस एंड में एंडिंग ऑफ द रिसर्च। तो स्टार्ट ऑफ द, जब आप रिसर्च स्टार्ट करोगे तो कहाँ से करोगे, एक्सप्लोरेटली एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन से। तो इसमें क्या करोगे, आप जो प्रीलिमिनरी इन्फॉर्मेशन है, लेट अस से कि आपको ये पता करना है कि वुमेन पे क्राइम बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो आप प्रीलिमिनरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, FIRs देखोगे कितनी हो रही हैं, लोगों से जाके पूछोगे, पुलिस वालों से जाके पूछोगे कितने रजिस्टर होते हैं क्राइम, कितने नहीं, है ना। तो इसमें आप एक ब्रॉड प्रॉब्लम होती है, ठीक है, कि क्या क्राइम रेट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, तो इसको आप स्पेसिफिक प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर देते हो। कि जैसे लेटर से कि इसमें आप बोलोगे कि FIR बढ़ रही हैं ईयर बाय ईयर या नहीं, ईयर बाय ईयर या नहीं। तो 1 ईयर से, जैसे लेटर से 2018 था, तो आप देखोगे कि 2018 से 2019 में
FIR बढ़ रही है या नहीं, ठीक है। तो इसमें आप मेथड क्या यूज़ करोगे, इसमें आप जितनी भी लिटरेचर है, जैसे FIR रिकॉर्ड्स हैं या फिर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं, आप उनको देखोगे और कुछ केस स्टडीज़ भी पढ़ लोगे। जैसे कई वुमेन हैं, जैसे मलाला यूसुफजई है, तो आप ऐसे केसेस को उठा के देख लेंगे जो आपको ओपनली अवेलेबल हो। उसके बाद क्या करोगे आप, उसके बाद आप ना कुछ एक हाइपोथेसिस सा बना लो कि हाँ यार, मतलब इट अपीयर्स ये बातें करने के, क्योंकि 2018 में 100 कंप्लेंट्स थी, अब 120 है, तो हमें लगता है कि जनरली कि हाँ क्राइम अगेंस्ट वुमेन बढ़ रहा है। तो ये आ गया एक्सप्लोरेटरी। तो फर्स्ट स्टेज क्या थी, यहाँ पे आप लिखोगे एक्सप्लोरेटरी, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे ना मुझे, अब आ गया डिस्क्रिप्टिव। इसमें क्या करोगे कि जैसे इसमें आपने जब ये रिसर्च की, तब आपने क्या किया, अपने बहुत सारे वेरिएबल्स चुन लिए, 1 2 3 4 इस तरीके से। तो डिस्क्रिप्टिव में क्या करोगे आप ना, इनमें से कुछ रेलेवेंट होंगे वेरिएबल और कुछ इररेलेवेंट वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। आप वो जो रेलेवेंट वेरिएबल्स को जब छांटी करोगे ना, जो कि आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिफाइन करें, तो फिर उसको क्या कहेंगे, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन। अभी भी, अभी आप देखें, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे काफ़ी हद तक ना एक्सप्लोरेटरी में इनफॉर्मल प्रोसेस था। इनफॉर्मल प्रोसेस था। पर जो डिस्क्रिप्टिव में ना, डिस्क्रिप्टिव में थोड़ा सा फॉर्मल हो जाता है। मतलब मैं इतना भी नहीं कहूँगा जो बाद की स्टेजेस हैं उन तक फॉर्मल हो जाएगा, बट हाँ काफ़ी हद तक फॉर्मल हो जाएगा। तो मोर फॉर्मल हो जाएगा और फ्लेक्सिबल कम रहेगा। यहाँ पे देखो ना आपको, क्योंकि बहुत सारे वेरिएबल्स चूज़ करने हैं, तो इतने वेरिएबल्स अगर आप फ्लेक्सिबल अप्रोच नहीं यूज़ करोगे तो कैसे फिर आप चूज़ करोगे, राइट। तो इसलिए आपको जो वेरिएबल्स चुनने हैं ना, वो थोड़ा सा इसमें, क्योंकि आपको छांटी करनी है इन वेरिएबल्स में से, तो आपको थोड़ा सा फॉर्मल प्रोसीजर करना पड़ेगा। तो ये थोड़ी टाइप्स हैं जहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, ठीक है। अब इसमें रेडक्लिफ ब्राउन ने भी ऐसे ही, उनके पास बहुत सारे ना, जैसे कम्युनिटी में गए, वहाँ पे देखा फैमिली, लाइवलीहुड, लैंड और फिशरीज और इस तरीके के बहुत सारे फैक्टर्स थे। उन्होंने भी यही मेथड से ना, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन से छांटी की थी कि कौन से इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं। तो इसमें कुछ टाइप्स होती हैं डिस्क्रिप्टिव मॉडल में। मैं ना आपको इनकी दो टाइप्स जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बताता हूँ, ठीक है। एक में क्या होगा, लेट अस से कि मैं एज ऑफ मैरिज। तो आप क्या करोगे, जो एज ऑफ मैरिज है ना, वो आप 5 साल, आप देखोगे कि 1990s में क्या थी, 2000 में क्या थी, 2010 में क्या थी। तो डिफरेंट टाइम स्केल्स में सेम वेरिएबल आप उसको स्टडी करोगे। जैसे कि एक एग्जांपल दे दो तो आपको, ये ब्राउन एंड गे की स्टडी है, किसकी है, ब्राउन एंड गे की स्टडी है, जिसमें इन्होंने ना फ़ोन किए कंपनीज वालों को और पूछा कि सर मैं इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। और कभी उन्होंने क्लेम किया वो एशियन डिसेंट के हैं, कभी उन्होंने यूरोपियन डिसेंट के हैं। तो इस तरीके से उन्होंने टेस्ट किया कि एथनिक कम्युनिटीज़ का, डिफरेंट एथनिक कम्युनिटीज़ का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है किसी के जॉब के लिए, उसे एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करने के ऊपर। इसके बाद आ जाएगा क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन। इसमें क्या करते हैं, इसमें ना आप टाइम स्टडी नहीं करते, आप बस एक मूवमेंट में चले जाते हो, एक मूवमेंट में चले जाते हो और वहाँ पे उस पैरामीटर को नोट कर लेते हो। लेट अस से ओपिनियन पोल्स, मार्केट सर्वे, ठीक है। तो अब हमने देख लिया कि पहला था एक्सप्लोरेटरी, दूसरा था डिस्क्रिप्टिव। अब तीसरे में क्या करोगे, आप एक्चुअल में जब एक्सपेरिमेंट करोगे, अभी भी आप एक्सपेरिमेंटेशन स्टेज पे नहीं आए। अभी आपने क्या किया है, आपने सिर्फ रिसर्च का एक मेथडोलॉजी, एक आप क्या कहते हैं, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट और वेरिएबल्स चूज किए हैं। पर एक्चुअल रिसर्च कब करोगे, एक्चुअल रिसर्च करोगे आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में। इसमें क्या करोगे, जैसे आपके पार्टिसिपेंट्स होंगे, पार्टिसिपेंट से आप एक इंक्वायरी करोगे, रिस्पॉन्स लोगे, ठीक है, इंक्वायरी करोगे। उसमें आप क्या करोगे, डिफरेंस करोगे। बहुत सारे वेरिएबल्स थे, उसमें से कुछ रेलेवेंट वेरिएबल चुने। उन रेलेवेंट वेरिएबल से भी आप क्या करोगे, डिपेंडेंट वेरिएबल्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिलीनिएट करोगे। अब देखो, जो तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में फ़र्क क्या होता है, जैसे ये तो रेलेवेंट वेरिएबल्स हैं सारे, है ना। रेलेवेंट वेरिएबल में से डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का क्या फ़र्क होता है,
डिपेंडेंट वेरिएबल में रिसर्चर वो वेरिएबल को ऑब्जर्व करेगा, क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में क्या करेगा, वो वेरी करेगा। तो आई वी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को वेरी करना है और डिपेंडेंट वेरिएबल को ऑब्जर्व करना है, डी ओ आई वी। तो ऐसे याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद एक एग्जांपल है, जैसे हुआ क्या था, एक फैक्ट्री में ना गए थे इल्टॉन मायो, इल्टॉन मायो। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये सोचने की कोशिश की कि समझने की कोशिश की अगर मैं टेम्परेचर या लाइटिंग चेंज कर दूं फैक्ट्री में तो उसका वर्कर की एफिशिएंसी पे क्या इफेक्ट आएगा। तो आप हैरानी, कोई फैक्ट्री आया, क्योंकि वर्कर को पता लग गया कि उनको कोई देख रहा है, तो उन्होंने कुछ एफिशिएंसी में फ़र्क दिखाया नहीं। तो इसको वैसे हाउथॉर्न इफेक्ट कहते हैं, पर आपको मैंने एग्जांपल के तौर पे बता दिया। इन्होंने लाइट को चेंज किया, लाइट को आई वी वेरी किसको किया, लाइट को। तो लाइट है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वर्कर की एफिशिएंसी क्या हो गई, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो अब क्या किया इन्होंने, इसमें एक स्पेसिफिक कंट्रोल ग्रुप आप चुन लेते हो, जैसे हाउथॉर्न स्टडीज़ में वर्कर्स को चुन लिया गया था। और फिर आप डाटा कलेक्ट करते हो कि मतलब आपने डायरेक्टली ऑब्जर्व किया ना, तो रिलायबल होगा वो डाटा, क्योंकि आपकी खुद की एक उसमें इन्वॉल्वमेंट है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे अनबायस आपने देखा था ना, वो एक विलियम वाइट की स्टडी है जिसमें वो स्टडी करने जाता है क्रिमिनल गैंग्स को इटली के। तो वहाँ पे वो खुद शामिल हो जाता है उनमें, उनके साथ एम्पति आ जाती है, तो फिर उसकी वो कभी ऑब्जर्व कर ही नहीं पाता उनको अच्छे से एज ए न्यूट्रल सब्जेक्ट। फिर जब आप, मैंने आपको कहा ना कि बहुत सारे वेरिएबल्स थे, उसमें से चुनने थे वेरिएबल्स, तो आप कैसे इंश्योर करोगे कि जो वेरिएबल है आपने चुने वो रैंडम है ना। तो कोई पैटर्न इन, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करनी पड़ेगी। किसी के लिए कोई वेरिएबल डिपेंडेंट हो सकता है, किसी के लिए कोई। अब एक एग्जांपल आप देख लो ना, आर के मटन जी ने भी, जैसे मैनिफेस्ट लेटेस्ट फंक्शन है, तो ये तो बिल्कुल मतलब व्यूअर डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करेगा ना। और फिर एथिकल इश्यूज भी इसमें आ सकते हैं, जैसे आप सोचो कि किसी से परमिशन लेके जाओगे तो क्या होगा, लोग कॉन्शियस, किसी से परमिशन लेके उस पे उसके ऊपर स्टडी करोगे, लोग कॉन्शियस हो जाएंगे, और अगर परमिशन नहीं लोगे तो फिर एथिकल इश्यूज आ जाएंगे, है ना। फिर कंपैरेटिव मेथड, आपने वेरिएबल एक्सट्रैक्ट कर लिए, आपने डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर करके सारा कुछ देख रहे हो। कंपैरेटिव में आप क्या करोगे, कंपैरेटिव में आप एक सोशल फिनोमिना है, जैसे कोई सोशल फिनोमिना है, आप क्या करोगे, आप ना वेरिएबल जो है वो सेम रख के उसे डिफरेंट सोशल कॉन्टेक्स्ट में लगा के देखोगे, डिफरेंट सोशल कॉन्टेक्स्ट में लगा के देखोगे। तो जो आपके पास रिजल्ट आएगा कंपेर उसको हम कंपैरेटिव मेथड से वैल्यूएट करेंगे, ठीक है। तो अब यही वाला मेथड ना डरखाइम ने सबसे पहले ये इनकी किताब है, याद रखना। काफ़ी आप पॉजिटिविस्ट मेथडोलॉजी में भी यूज़ कर सकते हो और यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये आ जाएगा, डरखाइम ने अपनी रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में इसको यूज़ किया है, और गिन्सबर्ग ने इसे कंपेयर करने के लिए प्रिमिटिव सोसाइटीज़ को, ठीक है। और मार्क्स की स्टडी आपको पता ही है, 6 टाइप की उन्होंने जो दी थी, 6 टाइप्स ऑफ सोसाइटी। फिर वीबर की, इन्होंने रिलीजन और जो कैपिटलिज्म है उसमें आइडियल टाइप्स बना के इन्होंने उसको एनालाइज किया था, कंपेयर किया था। फिर अगर आपको और जाना है तो फियोना डिवाइन के ने जो एफ्लुएंट वर्कर स्टडी की थी ल्यूटन्स ने, माइकल मान्स ने जो डिस्पर्स्ड पावर का कंसेप्ट और इन्होंने दिया था। तो इससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया। अभी हम सब कुछ ना प्री कर्सरी टू रिसर्च पढ़ रहे हैं कि मतलब रिसर्च होता क्या है, रिसर्च मेथड्स क्या हैं, वो अभी हम आगे देखेंगे। बस आपको मैंने एक बेसिक टाइप बता दिया है रिसर्च मेथडोलॉजी का। अब मैं आपको बताऊंगा कि जब भी फैक्टर कौन से हैं जो चॉइस ऑफ रिसर्च मेथड को, मतलब जैसे अभी तो बहुत सारे आगे रिसर्च मेथड पढ़ने वाले हैं, पर उनको चूज़ करने के लिए क्या फैक्टर होते हैं जो कंसिड्रेशन में लाने पड़ते हैं। तो सबसे पहले ना थ्योरी देख लें कि आपको, मैं आपको बताता हूँ कि नेचर ऑफ टॉपिक, मतलब लेट अस स्टार्ट विद, नीचे से शुरू करते हैं कि नेचर ऑफ टॉपिक क्या है। तो कुछ रिसर्च मेथड्स होते हैं ना, वो कुछ चीज़ों को सूट करते हैं। लेट अस से कि आपको देखने हैं इन इस पॉपुलेशन में कितने लोग हैं जो गरीब हैं, तो आप गरीबों के पास भी जाके कर सकते हो, वो बहुत लेंथी प्रोसेस रहेगा। आप किसी से पूछो मैं, आप गरीब हो या नहीं, हो भी सकता है लोग आपको मार दें।
तो आप क्या करोगे, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स उठाओगे तो वहाँ से देखोगे, तो सर्वे अप्रोच यहाँ यूज़ कर लोगे जब बहुत मैक्रो अप्रोच आपको लेनी पड़ेगी। और अगर आपको नेशनल कंपैरिजन करना है, लेट अस से आपको जीडीपी कंपेयर करनी है डिफरेंट नेशंस की, तो ऑब्वियसली उसमें आप क्या करोगे, बजट डॉक्यूमेंट्स उठाओगे डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट्स के। और अगर आपको कोई कॉन्टेक्स्ट समझना कि आज हम यहाँ तक कैसे आए, या फिर दो कम्युनिटीज़ हैं आपस में लड़ क्यों रही हैं, तो फिर आपको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट लेना पड़ेगा। फिर अगर आपको पॉलिटिकल प्रोसेस देखना है तो फिर आपको पोलिंग का डाटा चाहिए कि किस कॉन्स्टिट्यूंसी से किस पार्टी को वोट मिली। उसके बाद अगर आपको डेविएंस देखनी है कम्युनिटीज़ में कि डेवलप हो रही है, तो आप कैसे करोगे, आप वहाँ पे जाओगे और आप वहाँ पे पार्टिसिपेंट होके करोगे, क्योंकि उसमें ह्यूमन फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे ना। फिर अगर कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जिनको बहुत ही स्किलफुली आपको लोगों से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करवानी है, तो फिर आप क्या करोगे, इंटरव्यूज़ करोगे। फिर लॉन्गिट्यूडिनल स्टडीज़ मैंने आपको बता दी थी। अब इसमें एथिकल इश्यूज क्या आ सकते हैं, मतलब एक तो अगर उसको नहीं पूछ के किया तो एथिक्स के अगेंस्ट हो जाएगा, इन्फॉर्म्ड कंसेंट नहीं आएगा। और अगर उससे पूछ लिया तो हाउ थॉर्न इफेक्ट आ सकता है। आपके पास कुछ डाटा है, हो भी तो सकता है रिसर्चर गलती से वो रिलीज हो जाए, या फिर रिसर्चर ना कॉन्शियस हो और रिलीज हो जाए। कई बार ऐसा भी हो सकता है किसी से किसी का व्यू पॉइंट जानना, और वो बंदा मतलब तीन बंदे खड़े हैं, आपने किसी से पूछा, हाँ भी तू उनके बारे में क्या सोचता है, तो वो अब वो नेगेटिव कैसे बोले, अगर बोलेगा तो फिर तो वो लड़ाई कर पड़ेंगे ना। फिर क्या आपके पास पावर थी, काफ़ी जो गवर्नमेंट्स होती हैं ना, जैसे मिडिल ईस्ट में चले जाओ, तो वो एक तो जर्नलिज्म के बहुत ही ज़्यादा ना, मतलब एंटीथेसिस काम करती हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है कुछ भी डाटा कलेक्ट करना। फिर क्या वो डाटा जो आप कलेक्ट कर रहे हो सिर्फ आपके रिसर्च को एड्रेस कर रहा है, या फिर कोई सोशल प्रॉब्लम भी वो एड्रेस करने की कोशिश कर रहा है। तो अब हम देख लेते हैं प्रैक्टिकल। आप सबसे पहले तो टाइम देखोगे, बहुत ज़्यादा आप सर्वे पे नहीं डिपेंड करोगे, क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा, जा जाके पूछोगे। अगर तो एक क्वेश्चन होगा तो आप कर सकते हो, पर अगर सीरीज ऑफ क्वेश्चन है तो फिर आप कर नहीं सकते हो लार्ज पॉपुलेशन में। आपको ज़्यादा रिसर्चर्स हायर करने पड़ेंगे, उनको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, आपको कहाँ से आएंगे पैसे, वो हमेशा एक इशू रहेगा। उसके बाद क्या आपकी आप उन कम्युनिटीज़ को एड्रेस कर सकते हैं, जैसे कि एमएनएस भी गए थे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करने, तो उनको कई गाँव में घुसने ही नहीं दिया गया था, क्योंकि वो कहते थे अनटचेबल्स के गाँव में। तो फिर क्या आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ पे जाके स्टडी करने की। फिर ऑब्वियसली डेक्सटेरिटी ऑफ द रिसर्चर की, मतलब रिसर्चर का खुद का जो है मतलब माइंडसेट वो कैसा है, उस पर डिपेंड करेगा उसको कितनी ट्रेनिंग दी गई है इन सब कामों में। फिर जो आप थ्योरी बनाओगे क्या वो वैलिड होगी या नहीं, वैलिड मतलब जो आप समझना चाहते थे क्या उसी लाइन पे है या नहीं, क्या जो आपने सैंपल ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया है वो रिप्रेजेंट करता है प्रॉब्लम को या नहीं, क्या वो हम अगर डिफरेंट सोशल कॉन्टेक्स्ट में लगाएं तो सेम रिजल्ट आएगा या नहीं। फिर हम देख लेते हैं क्या वो इंटरप्रेटिज्म की तरफ है या पॉजिटिविज्म की तरफ है। तो इसमें क्या वो साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करके बनाए, या फिर वो साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ ना करके ह्यूमन की जो इमोशंस हैं, एम्पथी है, उन सबको चैनलाइज कर रहा है। तो ये सब क्वेश्चन होते हैं, ये जो हमें जब भी हम कोई रिसर्च मेथड यूज़ करते हैं तो उसको उनको एड्रेस करते हैं। अब अगले चैप्टर में ना मैं काफ़ी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, वो है कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स होते क्या हैं, और मैं इनमें डिफरेंस भी आपको करके बताऊंगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए, है ना। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।